नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं अपनी सफलता लेकिन सफलता से पहले संघर्ष की कहानी को सुनाने के लिए महाराष्ट्र की कल्याणी। तो स्वागत है कल्याणी, कैसा फील कर रही हैं पहला आप ये बता दीजिए? सर खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जितना भी हार्ड वर्क था वो मतलब काम आया मतलब इसलिए। ओके, ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए, हमारे दर्शक जो हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि बीएससी, एमएससी कहाँ से किया, किस सब्जेक्ट से किया, कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं, किस कॉलेज से पढ़ा है? ये थोड़ा बहुत ब्रीफ करिए चलिए। My name is Kalyani Biskule and I have done my graduation from RYK Science College, Nasik, and my post graduation from Abasaheb Garware College, Pune. And और फिर ये एमएससी सब्जेक्ट क्या था? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से किया था, ठीक है चलिए। और उसके बाद फिर सीएसआर की तरफ आने का क्यों सोचा? मतलब मैं जॉब करती थी, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था कॉलेज में एज ए सीएचबी, ओके, क्लॉक आर्मी या और वहाँ पे फिर मैंने देखा कि नेट और सेट कंपल्सरी है, उसके वो नहीं आपके पास, तो आपको वही पे आपको काम करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे एक सर थे, मतलब वाइस प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप स्मार्ट हो, आप यहाँ पे सीएचबी करने से अच्छा आप पुणे में एक इंस्टीट्यूट है आईएफएस करके, वहाँ पे जाइए पढ़िए और फिर आप जब एग्जाम क्लियर हो जाएंगी फिर आप ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और फैमिली में कौन-कौन है और पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और मेरी बहन है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा मेरे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और मेरी बहन हॉस्पिटल में लैब इंचार्ज है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो फिर पिताजी अगर स्कूल में टीचर्स हैं, तो आपने उधर क्यों नहीं सोचा कि मैं भी स्कूल ज्वाइन करूँ और फिर टीचर बनूँ? जल्दी जॉब भी मिल जाती, जल्दी अर्निंग भी होने लग जाती। वो है, बट मेरे पापा टीचर थे तो उनका ऐसा मतलब मैं हूँ टीचर तो तू मुझसे आगे जा और तू कॉलेज में टीचर बन। ओके, हर एक पेरेंट यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएँ। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे पोस्ट पर देखना चाहते हैं अपने सिलसिला में। ये बहुत बड़ी सैक्रिफाइस होती है। ठीक है, चलिए। फिर सीएसआर क्यों किस तरीके से फिर आपको मिला कि सर्च करते-करते कि सीएसआर से मुलाकात हुई? कहाँ पास ऐसा मौका आया कि सीएसआर से सामना हुआ? जब हम एमएससी में थे, एमएससी में हमारे सर थे, एमएससी गरवारे कॉलेज में, तो वो उन्होंने किया था, तो उन्होंने हमें बताया कि आप भी करो, ये एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आगे आपको टीचिंग फील्ड में जाना है या रिसर्च फील्ड में जाना है, तो दोनों ही फील्ड के लिए ये एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने तो ऐसे फिर आपने एमएससी पढ़ते-पढ़ते ये फिर बातें हुई, तो फिर आप क्लॉक आवर बेसिस पर क्यों जॉइन किया? इसका कुछ रीज़न है या फिर क्या सोच के क्लॉक आवर बेसिस पर टीचिंग जॉइन कर लिया था? जब हमारा एमएससी चल रहा था तब कोविड आ गया था और तभी कोई स्कोप नहीं था सिटी से बाहर जाने का और घर वाले भी थोड़ा डरते थे कि बाहर सिटी में और मतलब कौन ध्यान रखेगा इतना, तो क्लास नहीं जा पाती थी और घर पे बैठ के बहुत मतलब एक वो रहता है ना कि घर पे बैठ के कुछ नहीं करते, एक टाइम के बाद अपन बहुत ये फील करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। तो फिर तब मुझे लगा कि अगर मैं घर पे बैठूंगी तो मैं पढ़ाई भी भूल जाऊंगी, जो पढ़ा है वो भी दिमाग में नहीं रहेगा और जो जो आदत है काम करने की या जो आदत है पढ़ने की वो भी छूट जाएगी। तो मैंने सोचा कुछ आईएफएस तो आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराता है रिकॉर्डेड या लाइव, वो क्यों नहीं जॉइन किया? क्योंकि आईएफएस मतलब घर पे ऑनलाइन ठीक है, मैं 2 घंटा लेक्चर देख लूंगी, 3 घंटा लेक्चर देख लूंगी, पर उसके बाद पढ़ूंगी कि नहीं वो मतलब इतना ये नहीं होता है कि नहीं मैं पढ़ूंगी, इतना भी बोले तो मैंने भी बहुत स्टूडेंट से सुना है कि ऑनलाइन में हम कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पाते, हमारा मन ज़्यादा नहीं करता है। ठीक वो है। बोलता वो होता है कि हाथ में मोबाइल है तो आईएफएस का एप्लीकेशन प्रेस होने के बजाय यूट्यूब या इंस्टा या फेसबुक प्रेस होता होगा, राइट? और घर पे ऐसा मतलब मोबाइल में होता है कई स्टूडेंट्स के साथ। तो फिर आपने सोचा कि क्लॉक आवर जॉइन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। फिर आईएफएस कब जॉइन करने का सोचा आपने?
जब पूरा ये कोरोना का जो एनवायरनमेंट था, लॉकडाउन वगैरह वो सब क्लियर हो गया, और जब मुझे मतलब दिख रहा था कि जो है कॉलेज में टीचर्स जो क्वालिफाइड है उनको जो वैल्यू मिलती है और जो नहीं है क्वालिफाइड उनको जो वैल्यू मिलती है, वो जो डिफरेंस था कॉलेज में, जो हायरार्की बोलते हैं, वो डिफरेंस मेरे मन को कहा तो मतलब लगा कि नहीं, मुझे ये अपर साइड पे रहना है। तो फिर मैंने सोचा कि ये पढ़ना मैं मतलब ये जॉब मैं बाद में भी कर सकती हूँ, पहले मुझे अपना क्वालिफिकेशन सुधारना है। और फिर तो फिर मैंने आपने आईएफएस ऑफलाइन कब ज्वाइन किया? जुलाई में, लास्ट ईयर 11 जुलाई के बैच, 11 जुलाई 22। 2022 में ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर ये एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो सक्सेस का प्रेशर था, कितना प्रेशर था कि निकालना ही है, या फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था, या फिर किसी रिलेटिव्स की तरफ से प्रेशर था, या खुद का प्रेशर? नहीं, प्रेशर नहीं था, मतलब आई एम लकी अबाउट दैट थिंग कि मेरे पे इतना प्रेशर नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने कंसीडर किया था कि नहीं, हार्ड एग्जाम है, इसको टाइम लग सकता है, और इस पे प्रेशर डालेंगे तो शायद ये प्रेशर में ना कर पाए। तो उन्होंने मेरे को हमेशा थोड़ा छूट दे के रखा था कि नहीं तू कर, तेरे को मतलब तेरे हिसाब से कर। और रिलेटिव्स का मतलब इतना मैं सुनती नहीं और सोचती भी नहीं हूँ। ओके, चलिए परफेक्ट परफेक्ट है। और उसके बाद फिर जब आपने ये प्रिपरेशन किया तो कितनी बार मन में ख्याल आया कि मुझसे होगा या नहीं होगा, या किस किस टाइप के डर का सामना करना पड़ा प्रिपरेशन के दौरान की पूछ रहा हूँ मैं। या प्रिपरेशन जब आप खुद कर रही थी, टेस्ट देती होंगी, तो फिर आपको बहुत अलग अलग फीलिंग्स आते होंगे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट एक टाइम पे ऐसा लगता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बीमार हो तभी भी क्लास जाते हैं, आपको नहीं मन है फिर भी आप पढ़ते हैं, वो टाइम पे एक बार लगता है कि यार मैं इतना कर रही हूँ कि कहीं मैं इतना करके भी मेरा रह ना जाए। तो उस समय फिर कैसे खुद को संभाला, खुद से क्या बोलती थी आप? खुद को मैं बोलती हूँ मैं नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता, मैं ही करने वाली। ओ भाई, चलो और अच्छे। मतलब मैं नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता है, इतना ये तो कुछ ज्यादा ही वाला एकदम ईपी लेवल का है। वो खुद को बोलना पड़ता है सर वो टाइम पे, क्योंकि आप पूरा मतलब अंदर से कुछ तो भी आप मतलब डर, वो अगर डर हटा हाँ, देना मतलब तो ये होता है ना कई बार कि हमारा ब्रेन ऐसा बिहेव करता है, अगर हमसे झूठ बोलकर कंट्रोल कर लें तो वो झूठ बोलकर कंट्रोल करना बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम कई बार अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बहुत भागता है इधर उधर। ब्रेन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, भले ही आप झूठ बोल के उसे कंट्रोल करें। जी, और आई वाज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट कि नहीं यार हो जाएगा, करना है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद फिर जब ऑफलाइन का सीएसआर ऑफलाइन का कैसे पता चला, ये थोड़ा बताएंगे? सीएसआर ऑफलाइन का मैंने कहा कि वो जो सर थे वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल, अच्छा, उन्होंने बताया। हाँ, तो फिर मैंने और मेरी बहन के जो फ्रेंड्स थे उसके क्लासमेट्स थे, वो एक लड़के का भी सीएसआर हो गया था क्लियर, जेआरएफ, तब और उसके बाद फिर जब आप ऑफलाइन आई तो आपको घर से कुछ अलग लग रहा था, या फिर उतना कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ही बात थी, तो अलग होता था फीलिंग, या कुछ घर का खाना अलग, रहना अलग, रूम शेयरिंग करना है, इस पे कोई डिफरेंस आया? दोस्त अलग, सारी चीजें अलग, क्लासरूम में लगातार पढ़ाई होना, मतलब 2 ढाई बहुत लंबी लंबी क्लासेस भी होती हैं, ऐसा हमें आदत नहीं होता, तो फिर इस समय क्या क्या अलग लगा आपको? स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था कि घर से बहुत दूर आ गए, या फिर खाना नहीं है या कुछ रहना, बट वो बोलते हैं ना आपके आजू बाजू जो एनवायरनमेंट रहता है आप उसमें मिक्स अप हो जाते हो। और आईफास ऑफलाइन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पे आप देखेंगे ना तो आप मतलब एक टाइम ये सोचेंगे कि यार ये लोग इतना एफर्ट दे रहे हैं, वो भी दूसरे स्टेट से आके। बिल्कुल। और हम ये स्टेट में रह के, मेरा घर तो 4 घंटे दूर है, और फिर भी अगर मैं घर घर करके रहूंगी तो शायद फिर मैं पीछे रह जाऊंगी। तो बीच में मन करता था घर जाने का? हाँ, जाती थी, मैं घर जाके आती थी। ओके, तो जब जब प्रिपरेशन के आपकी चल रही थी का मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे तो लगभग कितनी बार घर गए? 2 से 3 बार गई। ओके, 2 से 3 बार, मतलब कितने ड्यूरेशन में लगभग? मैं कुछ 10 महीने थी। 10 महीने में 2 से 3 बार आप घर गई थी। ठीक है, चलिए। और उसके बाद फिर जब आपने ये कितनी बार अटेम्प्ट दिया सीएसआईआर एग्जाम का? ये मेरा 4th टाइम था।
पढ़ाई करके फोर्थ टाइम था या फिर बिना पढ़े कैसे थी? इसको थोड़ा डिवाइड करिए जरा। पढ़ाई करके कितनी बार दिया, बिना पढ़े मतलब केवल चलो दे के देखते हैं क्या होता है, ये वाली कितनी बार था? तो एमएससी में वो मतलब सीएसआई का कैसा होता है ना कि एमएससी में आप चालू पढ़ाई में मतलब चालू डिग्री इंजीनियरिंग में कर आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर जब हम एमएससी में थे तो हमारे सर ने बोला कि तुम एटलीस्ट एक्सपीरियंस के लिए कि एक पेपर कैसा होता है तुम दे के देखो। कितनी बार दिया ऐसे एक्सपीरियंस के लिए? जब तक एमएससी में थी फिर एक बार, फिर एमएससी में दिया, फिर उसके बाद जब सीएचपी जॉब करी थी तब 2 बार दिया। ओके, और उसके बाद फिर क्या उसमें कमी दिखी आपको? मतलब आई वाज नॉट लैकिंग नॉलेज और समथिंग, बट मेरे पास विजन नहीं था, डायरेक्शन नहीं थी कि मेरा नॉलेज मुझे कैसे अप्लाई करना था। ठीक है। जो आईएफएस ने मुझे दिया। बार में ही आपने ज्वाइन किया आईएफएस और ऑफलाइन ज्वाइन किया और एक ही बार में फिर आपका निकल गया या फिर कैसे हुआ? नहीं, आईएफएस ज्वाइन किया मैंने, मेरा कोर्स खत्म हो गया, फिर ये एग्जाम डिले हुआ था। तो जब एग्जाम डिले हुआ तो ये डिलेड एग्जाम था तो उसमें मेरा हो गया। ठीक है, चलो परफेक्ट है। और उसके बाद फिर जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो कितनी बार ऐसा लगता था कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे होगा, या फिर रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, इन सबको कितना कितना मतलब कैसे कैसे बांट रखा था? या उससे पहले हम चलिए आईएफएस के क्लास के बारे में ऑफलाइन में आते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो ये बताइए कि क्लासेस कितने समय से शुरू होती थी, एक दिन में कितने क्लासेस होते थे, नोट्स कैसे टीचर्स देते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा। सुबह 8 बजे क्लास होती थी, 8 से 10 एक क्लास चलती थी, और कभी कुछ मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिया तो 10:30 तक हो जाती थी। फिर 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता था नाश्ता, तो फिर उसके बाद 11 बजे, अगर 11 या 10:30 बजे चालू थी तो 1 बजे तक चलती थी, 1-1:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद फिर आप कैसे रिवीजन को कैसे बांटती थी, अपना खाना का समय कैसा था, फ्रेशअप होने का समय कैसा था, मतलब थोड़ा एक दिनचर्या को, क्लास, फिर अपने आप को कैसे फ्रेशअप रखते थे, फिर रिवीजन कैसे करते थे, फिर क्वेश्चन कैसे लगाते थे, फिर डाउट कैसे पूछते थे, इसको थोड़ा एक बांटिए जरा। मतलब हमने आईएफएस ऑफलाइन को घर ही बना लिया था कि यही घर, सुबह जाते थे और 8, 8:30, 9 बजे तक हम मतलब जो वहाँ पे नजदीक रहते थे वो तो 11 बजे 12 बजे तक रुकते थे, बट हमारा पीजी थोड़ा दूर था। 11-12 बजे तक? हाँ। तो इतने रात में आने जाने में परेशानी, ऊपर से लड़की होने का भी एक कोई बात? जो वहाँ पे रहते थे, जो पास में रहते थे हमारे फ्रेंड्स, वो 11 बजे तक। जो आईएफएस के जस्ट सामने आप वहीं रहती थी, इसीलिए आपको ऐसा कुछ मतलब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आप निकलो तो क्लासरूम और उसके बाद फिर सामने आपका हॉस्टल। तो हम बहुत रात तक वहीं पे रुके थे। हॉस्टल पे क्यों नहीं पढ़ाई करते थे, वहीं क्यों रहना प्रेफर किया? क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है और जो दादा सर है वो राउंड चलता था, तो उनका एक ध्यान रहता था, मतलब बाकी टीचर्स का, दादा सर का ध्यान रहता था कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, इसके लिए मतलब। और उसका तो सराउंडिंग में जो रहता है, देख के कि वो पढ़ाई कर रहा है, मुझे भी पढ़ाई करना है, और इसमें कहीं बीच में ऐसे भागना नहीं है, इधर उधर करना है। ठीक है, तो कभी कभी जब आपको लगता था कि आप पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत बाउंस हो रहा है, या फिर अब फ्रेशअप मांग रहा है, उस फ्रेशअप के लिए आप क्या करती थी? चाय पीने जाते थे, क्या करें, बस चाय पीने के लिए? या फिर और कुछ ऐसा था करिकुलर एक्टिविटी फ्रेशअप होने के लिए? नहीं, चाय पीने जाते थे। हमारा संडे टेस्ट होता था, संडे टेस्ट के बाद डिस्कशन चलता था 3 बजे तक, 2-3 बजे तक। संडे भी टेस्ट होते थे, फिर इसके क्या खास नतीजे मिले आपको? संडे टेस्ट का ये नतीजा था टाइम मैनेजमेंट, पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट, और मैं बहुत मतलब ध्यान से नई चीजें पढ़ती हूँ, मतलब अगर मुझे ये चीज पता है, मतलब आ रही है, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ, मैं ऑप्शन पढ़ के आंसर टिक करती थी पहले से। उससे कुछ मिला आपको, उसका कुछ नतीजा आपको? वही नतीजा कि नहीं, बहुत अच्छा था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं गई और मैं जब कोई मतलब ऑप्शन देख के आंसर टिक करके आती थी, मुझे मेरे मतलब मार्क्स जो थे बहुत कम आते थे, तो 2 दिन टेस्ट में कि आपने मतलब क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहे थे या गलत हो रहे थे? ये गलत हो रहे थे। ओके, तो किस उसमें फिर क्या आपने सुधार किया? तो 2-3 टेस्ट के बाद मैंने देखा कि मेरा स्ट्रेटेजी कुछ तो गलत है, तो फिर मैंने देखा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा चेंजेस। फिर मैंने जब भी संडे टेस्ट होता था, मैं पेंसिल लेके बैठी थी और पूरा क्वेश्चन अंडरलाइन करके पढ़ती थी,
कि कि वो जो क्वेश्चन है मैं पूरा पढ़ूँ और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दी थी। मैंने स्टार्टिंग में कम क्वेश्चन सॉल्व किए, बट मैंने सोचा एक्यूरेसी चाहिए, जितना भी कम करूँ। मैंने कम क्वेश्चन सॉल्व करके एक्यूरेट मार्क करना स्टार्ट किया और फिर स्पीड अप किया फिर वही चीज़। ओके, परफेक्ट है। फिर सबसे अच्छा कौन-सा सब्जेक्ट लगा पूरे मतलब ये 13 यूनिट में पढ़ाई करते वक़्त, या फिर कुछ होता है कि कुछ सब्जेक्ट फेवरेट बन जाते हैं या कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगता है उन सब सब्जेक्ट में? तो ऐसे सब्जेक्ट ज़रा बताइए। मॉल बायो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके। और प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी, क्या खासियत मिली दोनों में? मतलब थ्योरी, मतलब जो मेरा कोर सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, वो सब्जेक्ट में हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज़्यादा स्टडी रहता है। अच्छा, हाँ, तो उस वजह से मॉल में इंटरेस्ट आ गया। मॉल बायो के बेसिक्स अच्छे थे, तो जब टीचर्स पढ़ाते थे तो मुझे जल्दी मतलब समझ में आ जाता था। ठीक है। और क्वेश्चन भी अच्छे होते थे। लेकिन मॉल होते हुए फिर प्लांट तरफ आपका इंटरेस्ट आ रहा था, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि आता नहीं था, मेरा माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड था और बॉटनी मैंने सिर्फ सेकंड ईयर में पढ़ा था। तो फिर इंटरेस्ट कैसे आ रहा था? आता ही नहीं था तो इंटरेस्ट कैसे आ गया? जो इंसान को चीज आती नहीं है उसको ही उस चीज का इंटरेस्ट होता है सर। मतलब वो एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि मुझे 10 मॉड्यूल आते हैं तो एक क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जब पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर समझा कि नहीं, ये भी करने लायक है, अपन कर सकते हैं। तो जब किया अच्छे से तब फिर अच्छा लगा। मतलब ये दोनों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे। चलिए, परफेक्ट है। और उसके बाद फिर सीए से आप जब एग्ज़ाम दे रही थी, तो देने जाने से पहले मन में फ़ियर था कि होगा या नहीं होगा? ऐसा कोई फ़ियर रहता है? मतलब कई स्टूडेंट्स का फ़ियर रहता है, पता नहीं क्या होगा, बस निकल जाए, किसी भी तरीके से निकल जाए, या फिर कई लोगों का ये होता है कि नहीं मेरा तो निकल ही जाएगा, कई लोगों का ऐसा होता है कि नहीं मेरा तो नहीं निकलेगा, दे देते हैं बस। इसमें से आप कहाँ पे स्टे कर रही थी? वो बोलते हैं ना कि आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आप कौन सी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो आपका एटीट्यूड ही मैटर करता है। तो मैंने सोचा कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, आज मुझे देना है एग्जाम। तो फिर मैं यही सोच के जा रही थी कि मुझे इस बार निकालना है, मुझे फिर से एग्जाम हॉल में नहीं बैठना है। मैंने बस इतना सोचा। और मुझे नहीं थी, और पहली बात मुझे फिर से 10 महीने नहीं पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, 10 महीने क्यों? 6 महीने में? अच्छा, उस समय डिले हो रहे थे इसीलिए। अब तो चलिए शायद मे बी अब हम यही देखते हैं कि अब एग्जाम टाइम टू टाइम हो, क्योंकि इन्होंने सेटल कर ही दिया फाइनली। ठीक है। और अगर आपका एग्जाम मान के चलिए निकल तो गया है, नहीं निकलता तो आपने क्या ऑप्शन रखा था अपने जीवन में, या फिर फिर से प्रिपरेशन करेंगे? फिर से प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ ऑप्शन आपने नहीं सोचा था कि नहीं उधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे? ठीक है। और फिर जो अभी दिसंबर में आपको एग्जाम को जो भी एस्पायरेंट्स देने वाले हैं या जो किसी वजह से असफल रहे इस एग्जाम में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, क्योंकि लाइफ एक मतलब सफलता का ये सबसे पहला लाइन सभी का बन चुका है कि कंसिस्टेंसी, और वो किसी भी काम को ले लीजिए, क्यों ना ही कोई काम हो, बल्कि आपके जीवन में भी कुछ चीज हो, तो हर उसको पाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या कहेंगी? जो लाइफ साइंसेस का मतलब जो सब्जेक्ट है वो बहुत सिलेबस बहुत वास्ट है, और वो जो नॉलेज होता है वो वोलेटाइल होता है। मतलब आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो उड़ जाएगा दिमाग से, भले ही आपने कितना ही अच्छा पढ़ा हो। तो रिवीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो रिवीजन में मैं थोड़ा कम पढ़ी, पर जो रिवीजन अगर आप टाइम टू टाइम करेंगे। और थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है टेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कमी है आपकी पढ़ाई में। ठीक है, तो आपने कितने यूनिट किए थे? मैंने 11 किए थे। 11, छोड़ा क्या था? अप्लाइड छोड़ा था, ये एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ दिया था। एनिमल फिजियोलॉजी क्यों? एनिमल से दूरियां हो रही थी? वो मतलब मुझे मतलब जो मेरे सब्जेक्ट मतलब जो नहीं थे वो था प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। तो मुझे दोनों में से एक ही करना था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थ्योरी थी उसमें। ओके। तो मैंने सोचा और एनिमल छोड़ दिया। ठीक है, चलिए। और फिर आपके सफलता में टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स या खुद की भी कंट्रीब्यूशन है, बांटिए जरा इसको, कितना कितना कैसे कैसे, या उनके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? सबका इम्पोर्टेंट रोल है। पेरेंट्स तो है ही, पेरेंट्स ने मतलब
कुछ भी हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या मेंटल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, मतलब पेरेंट्स ही थे जो बोले कि जो भी होगा तू कर, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, तेरा ये करने का मन है तो तू कर। और सेकंड, जब मैं आई मतलब टीचर्स तो थे ही एमएससी, बीएससी के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर जब आईएफएस आई, तो आईएफएस के टीचर्स थे, सभी टीचर्स, मतलब हम वहीं पे रहते थे, वहीं पे लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो सबका ध्यान था, कौन क्या कर रहा है, कौन, मतलब हमको सब नाम से जानते थे। तो अगर कुछ हुआ, तो फिर पूछते थे कि तूने आज पढ़ाई क्यों नहीं की, कल क्यों नहीं आई थी, मतलब उनका ध्यान था हर स्टूडेंट पे। ठीक है। और वो डर था कि नहीं, कोई तो भी पूछने वाला है, वो पढ़ाई। और एक फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं सर, अगर आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला है, जो बिल्कुल। आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप, अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है, बट अगर 4 लोग साथ में हो ना, तो उसके आगे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, मतलब एक सपोर्ट रहता है, बैक सपोर्ट रहता है। हाँ। ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो अब फैमिली में पिताजी और माताजी या फिर जितने भी मेंबर्स हैं, सारे खुश हैं? सारे खुश है, सबसे ज़्यादा रिश्तेदार खुश हैं। ओके, मैं समझ रहा हूँ ये कटाक्ष है आपके लिए। चलिए ठीक है, उनको भी जवाब मिलना चाहिए क्योंकि कटाक्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी सफलता ना ज़्यादा दूसरों को चुभती भी है कई बार, और कई बार मैंने ये देखा है कि आपके रिजल्ट आने से पहले वो ज़्यादा आतुर रहते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो उनको जवाब मिल चुका है, आई थिंक आपके चेहरे की स्माइल और आपके रिजल्ट बता रही है। तो ये रही दोस्तों कल्याणी की कहानी। कल्याणी, आप कुछ कहना चाहेंगी स्टूडेंट्स को या फिर हम यहीं पे समाप्त करें? बस सर इतना ही कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, ओके। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो ज़रूर होगा। तो ऑफलाइन से पढ़ने में क्या डिफरेंस मिला आपको? अगर आप ऑनलाइन करती तो वो नहीं मिलता आपको? मतलब रेगुलर जो इंसान रहता है ऑफलाइन में, कि जाना है क्लास को, बैठना है 7-8 घंटे, फिर लाइब्रेरी में बैठना है, वो चीज़ नहीं होती है ऑफलाइन ऑनलाइन में। आप लेक्चर खत्म होने के बाद आप अपने, मतलब आप योर ओन, आपको क्या करना है, आप आपके मालिक होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वैसा ऑफलाइन में नहीं होता है, ऑफलाइन में आपको जाना पड़ता है, लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो अगर कोई एस्पायरेंट्स ऑफलाइन या चलिए ऑनलाइन ही ज्वाइन करना चाह रहा है, आईएफएस के परिवार से जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए कुछ कहेंगी आप? अगर जुड़ना चाहता है तो अच्छा डिसीजन है। अगर ऑनलाइन, अगर सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं मैं क्लास के बाद भी 5-6 घंटे पढ़ सकती हूँ, तो आप ऑनलाइन भी जॉइन कर सकते हैं। नहीं है अगर सेल्फ डिसिप्लिन और खुद पे डाउट है कि मैं पढ़ूंगी कि नहीं, तो फिर ऑफलाइन भी जॉइन कर सकते हैं। चलिए परफेक्ट। बट अभी इम्पोर्टेंट टाइम है, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, बट ये टाइम अगर मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो शायद फिर दिक्कत आएगी आगे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये रही कल्याणी की कहानी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी कहानी कहीं न कहीं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे मिल रही है, तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में आप बेफ़िक्र होकर कमेंट करिए, या कोई सवाल है आईएफएस के लिए, चाहे क्लास से रिलेटेड या फिर कल्याणी से कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या फिर जो कुछ आपको डाउट है ये पूछिए, आईएफएस की टीम या कल्याणी आपको जवाब दे देगी। तो जल्द ही मिलते हैं फिर एक सफलता और साथ ही साथ संघर्ष की कहानी सुनाने के लिए। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कल्याणी एंड थैंक यू सो थैंक यू मच सो दोस्तों। मच। थैंक यू।